दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे आज सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी युग के जितने भी आंदोलन हैं और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद यानी कि जो आधुनिक इतिहास है उसमें जितने भी धार्मिक सुधार के आंदोलन और गांधी ने आंदोलन के या फिर और लोगों ने जितने भी आंदोलन किए थे उन सभी को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो 2 पार्ट के अंदर होने वाली है। तो पहला पार्ट आज हम करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले पार्ट में आता है आज सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। तो पहला आता है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। और कब? 1828 ईस्वी में। और इस समाज ने सती प्रथा और बहुविवाह, जातिवाद तथा अस्पृश्यता का विरोध किया। यानी कि सती प्रथा को, बहुविवाह, जातिवाद तथा अस्पृश्यता का इस समाज ने विरोध किया। और राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने धर्म समाज का नेतृत्व किया। यानी कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर किससे जुड़े हुए हैं? धर्म समाज से। अब आगे आता है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज देखिए, 1867 में मुंबई में केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। यानी कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। कब? 1867 में। और कहाँ पर की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा मुंबई में। अब आगे आता है कि रानडे और भंडारकर इसके 2 प्रमुख सदस्य थे। रानडे और भंडारकर किससे जुड़े हुए थे? प्रार्थना समाज से। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए आगे आर्य समाज, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। कहाँ पर? मुंबई में। अब एक क्वेश्चन ये भी करता है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है मूलशंकर। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछता है। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी और बाद में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में भी बनाया गया। और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे आता है रामकृष्ण मिशन। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे विवेकानंद। यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। कब? 1897 ईस्वी में की थी। और विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्रनाथ। नरेंद्रनाथ विवेकानंद का मूल नाम है। और जो दयानंद थे उनका मूल नाम था मूलशंकर। अब आता है स्वामी विवेकानंद ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी का गठन भी किया था। यानी कि वेदांता सोसाइटी का गठन किसने किया था? विवेकानंद ने। कब किया था? 1896 में। कहाँ पर? वेदांता सोसाइटी का गठन कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क के अंदर। अब आगे आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल कल न्यूयॉर्क के द्वारा की गई। मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल काटेन न्यूयॉर्क के द्वारा इनकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थियोसॉफिकल सोसाइटी की। और 1842 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय इसका कहाँ पर था? मद्रास के निकट अंडियार में स्थित किया गया। और 1893 ईस्वी 1893 के अंदर एनी बेसेंट भारत आई, जिसने थियोसॉफिकल सोसाइटी को नेतृत्व किया था। मैडम एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 ईस्वी में। और इसने कोलकाता के 1917 जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कलकत्ता में जो 1917 में अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। और ऐसा करने वाली पहली महिला अध्यक्ष का इसने खिताब हासिल किया था, एनी बेसेंट ने। और फिर आते हैं 1925 में सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन में, वो पहली भारतीय महिला कहलाती है। अब आगे देखिए अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने।
और 1875 में उन्होंने आंग्ला मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। आंग्ला मुस्लिम स्कूल की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। आंग्ला मुस्लिम स्कूल की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने। कब? 1875 में। यह 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। जो ये आंग्ला मुस्लिम स्कूल था, ये 1920 के अंदर इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया जाता है। अब आगे देखिए यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1828 में हेनरी विवियन डेरोजियो नामक एंग्लो इंडियन ने की थी। हेनरी विवियन डेरोजियो। कब? 1828 में। डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की भी स्थापना की। अब आगे आता है अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी के अंदर किया था। और इस अहमदिया आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो था इस्लाम के सच्चे स्वरूप को स्थापित करना। इन्होंने अपनी पुस्तक ब्राहीन ए अहमदिया में भी इस सिद्धांतों की इसके व्याख्या की है। आगे आता है राष्ट्रीय आंदोलन है, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वैसे तो मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1857 की क्रांति पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो कांग्रेस शब्द का अर्थ है वो होता है लोगों का समूह। और ये अर्थ की ये कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा था? द ग्रैंड ओल्ड मैन, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस शब्द को जोड़ा गया था। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एक स्कॉटलैंड का अधिकारी था A.O. ह्यूम, उसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। और इसका जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ पर किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इस कॉलेज के अंदर मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अब आगे आता है बंगाल विभाजन। तो ये काफी महत्वपूर्ण घटना है बंगाल विभाजन। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना का दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और 16 अगस्त 1905 को ये बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। यानी कि बंगाल विभाजन हुआ कब? 16 अगस्त को। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। अब आगे आता है इस घटना पर रविंद्रनाथ टैगोर ने आमारा सोनार बंगाल नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। आमारा सोनार बांग्ला, ये गीत किसने लिखा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और ये किस घटना पर लिखा गया? ये बंगाल विभाजन की घटना 1905 पर लिखा गया। आगे आता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन पूरे देश में शोक मनाया गया और इसके विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुए। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? ये आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तथा 16 अक्टूबर के दिन पूरे देश में शोक भी मनाया गया था इसी के विरोध में। अब आगे आता है स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए 7 अगस्त 1905 ईस्वी को यह आंदोलन चला था और तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके प्रमुख क्या थे? नेता थे। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो ये स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं तो उस कारण से इन्हें ICS पद से क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। पहले ICS अधिकारी थे सत्येंद्रनाथ टैगोर और ये पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी होते हैं जिन्हें सस्पेंड किया जाता है ICS अधिकारी पद से। अब आगे आता है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो ये 1906 ईस्वी के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 के अंदर ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और सलीमुल्लाह लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
मुश्ताक हुसैन ने। मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे और सलीमुल्लाह इस लीग के संस्थापक थे। 30 दिसंबर 1906 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी मुस्लिम लीग की। अब आगे आता है कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की और मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन जो है वो 1908 में, मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन 1908 में किया गया था और इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की जो मांग है वो मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन 1908 में की गई थी। आगे आता है कि जिसे 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार में मांग लिया गया, यानी कि जो मार्ले मिंटो सुधार है उसमें इनकी जो मांग है इसको मान लिया गया था। पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को। आगे आता है दिल्ली दरबार 1911। तो 1911 का दिल्ली दरबार में देखिए काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला तो आता है कि 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में 1911 का दिल्ली दरबार लगाया गया और इस दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी और होती कब स्थानांतरित 1912 में और घोषणा 1911 के दिल्ली दरबार में हुई थी। बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया तथा असम को 1874 ईस्वी की स्थिति में लाया गया। अब काफी बार क्वेश्चन आता है कि जो ये बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था ये कर्जन के टाइम में तो शुरू हुआ था और खत्म हुआ था हार्डिंग द्वितीय के टाइम में, यानी कि हार्डिंग द्वितीय, इसके काल में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आगे आता है होम रूल आंदोलन 1916। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अंडियार में इसकी स्थापना की और इसके प्रथम सचिव जॉर्ज आरुंडले थे होम रूल के। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन और एनी बेसेंट ने चलाया था इंडियन होम रूल लीग आंदोलन। तो ये वैसे तो क्वेश्चन आएगा कि एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया, 1916 में, और कहाँ पर, अंडियार के अंदर। और बाल गंगाधर ने कब चलाया था, 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। आगे आता है गांधी युग। तो महात्मा गांधी का जन्म देखिए कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1859 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1869 को 1869 के अंदर महात्मा गांधी का जन्म हुआ गुजरात के पोरबंदर में और ये 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा रंग भेद की नीति के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। जनवरी 1915 में ये भारत लौटे। अब आगे आता है कि 1916 ईस्वी में गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। जो साबरमती आश्रम है ये कहाँ पर, अहमदाबाद के निकट है और इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी, 1916 में। 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस लौटते हैं। अब देखिए अप्रैल 1917 के अंदर बिहार में चंपारण में किसानों पर नील की खेती के लिए 3 कटिया पद्धति के द्वारा जो कर है वो के द्वारा अत्याचार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। ध्यान देना है कि जो चंपारण का जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण में आंदोलन किया गया था और ये आंदोलन यानी कि इसका मेन मुद्दा क्या था कि किसानों से नील की खेती नील की खेती जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील की खेती के देखें जो कमियां थी वो ये थी कि ये खेती भूमि को बंजर बना देती थी और ये जो इसका टाइम प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता था, यानी कि जो इसकी पैदावार है वो काफ़ी समय बाद आती थी और इसमें किसानों को 3 कठिया का मतलब है 3/20। ये डायरेक्ट क्वेश्चन करता है एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर।
3/20 ये होता है 3 खटिया पद्धति। तो इतना कर किसानों को दिया जाता था, तो किसान इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे और इस आवाज को चंपारण आंदोलन कहा गया। और चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, और ये कब हुआ था? अप्रैल 1917 को। अब आगे आता है, चंपारण के पश्चात गांधी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी के मुद्दे पर आंदोलन किया। अब देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल को समझते हैं। तो ये क्या थी कि इस मिल हड़ताल में जो मजदूर थे वो क्या चाहते थे कि उनको मिले प्लेग बोनस, जो प्लेग बोनस है उनको वो दिया जाए, और इस मुद्दे पर उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी चंपारण में। तो जिसका भी नेतृत्व गांधी ने किया, और ये भी 1918 की घटना है। फिर आता है गुजरात का खेड़ा में जो लगान अदायगी के विरुद्ध आंदोलन, तो इसका भी नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, गुजरात के खेड़ा आंदोलन का। तो देखिए काफी बार इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आया था आपका चंपारण, फिर आपका आया अहमदाबाद, फिर आएगा आपका खेड़ा। तो ये आपका सीधा सीक्वेंस पूछता है कि पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो आगे जो एक्ट आता है वो है रोलैक्ट एक्ट। तो भारत में क्रांतिकारी भावना को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की, और 1919 ईस्वी में ये विधेयक लाया गया, उसे रोलैक्ट एक्ट अथवा काला कानून कहा गया। जो ये रोलैक्ट एक्ट था, इसको नो अपील, नो दलील, नो वकील भी कहते थे। यानी कि ये जिसे चाहते, जिस पर भी शक होता उसे ही जेल में बंद कर सकते थे अंग्रेज, और उस जो विक्टिम है उसे ना तो कोई दलील का, ना कोई वकील का, और ना ही कोई अपील का, इस तीनों का यह अधिकार उसे छीन जाता था इस एक्ट के तहत। तो महात्मा गांधी वगैरह इन्होंने इसे काला कानून कहा, रोलैक्ट एक्ट को। अब इस एक्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए या फिर दो प्रमुख नेता थे पंजाब के, उनको छुड़ाने के लिए जलियांवाला के अंदर, जलियांवाला बाग है वहां पर, एक बैसाखी के दिन यानी कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में दो प्रमुख नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, इनकी जो गिरफ्तारी है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी रोलैक्ट एक्ट के तहत ही हुई थी। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, और यह सभा हंसराज ने बुलाई। ठीक है, और ये जो हंसराज है यही जनरल ओडायर के पास जाएगा और बता देगा कि वहां पर ऐसे ऐसे कुछ कांड होने वाला है। फिर जनरल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड में आता है, और बिना किसी पूर्व सूचना के उसने हजारों संख्या में मौजूद वहां पर लोगों पर गोलियां वो चलवा देता है, और लगभग हजारों लोग इस घटना में मारे जाते हैं। और इस चीज का जो बदला है वो कौन लेगा? उधम सिंह। 1940 ईस्वी में, यानी कि लगभग 20-21 साल बाद इस बात का बदला लेता है उधम सिंह, लंदन में जनरल ओडायर की हत्या कर देता है। अब आगे आता है, जलियांवाला बाग के विरोध में स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि तथा सर शंकरण नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। अब आगे आता है खिलाफत आंदोलन, जो 1920 के अंदर हुआ था, उसको हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो देखिए 1923 के अंदर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया, और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 31 अक्टूबर 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। अब आगे आता है असहयोग आंदोलन 1920। तो यह आंदोलन
लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। किसने पारित किया था? लाला लाजपत राय ने। कलकत्ता अधिवेशन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। और अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और इस आंदोलन के द्वारा जो शैक्षणिक संस्था तथा न्यायालय है उनका बहिष्कार किया गया। जो अंग्रेजी शैक्षणिक संस्थाएं थीं और जो न्यायालय थे उनका बहिष्कार किया गया इसके तहत, खिलाफत आंदोलन के तहत। और मोहम्मद अली को सर्वप्रथम इस आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। यानी खिलाफत जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, इसके तहत किसे गिरफ्तार किया जाता है? सबसे पहले मोहम्मद अली को। अब एक घटना होती है चौरी चौरा की, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा स्थान पर यह घटना होती है 5 फरवरी 1922 को। इस घटना में होता क्या है कि जो प्रदर्शनकारी भीड़ है वो 22 जो पुलिसकर्मी थे उनको थाने में अंदर बंद करके जिंदा जला देती है। यानी कि जो भीड़ है वो हिंसक हो जाती है। और इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी ने वापस कब लिया था आंदोलन? 12 फरवरी 1922 को। अब आगे आता है साइमन कमीशन 1927। तो देखिए साइमन कमीशन से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला तो ये बनता है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों थे अंग्रेज, जिस वजह से इसका विरोध किया गया। अब यह कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था ये मुंबई। ये बना 1927 में था और मुंबई में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसका विरोध काले झंडे दिखाकर किया गया। और इस जो आयोग का कार्य है, साइमन कमीशन जो ये आयोग बना था, इसका काम क्या था कि इस बात की सिफारिश करना था कि भारत में संवैधानिक विकास का स्वरूप कैसा होगा। और इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं करने के कारण भारत में इसका तीव्र विरोध किया गया। और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाहौर में लाठीचार्ज हुआ, जिसकी वजह से कौन आहत होता है? लाला लाजपत राय। इन पर सांड्रस एक अधिकारी होता है जिसके कहने पर जवान लाठियां चलाते हैं और लाला लाजपत राय पर जब लाठियां पड़ती हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। काफी दर्दनाक मृत्यु होती है इनकी, 1-2 महीने तड़पते हैं फिर ये मरते हैं। तो फिर इसी का ही बदला कौन लेगा? भगत सिंह, सांड्रस को मार करके। अब आगे देखते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928। तो 11 मई 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति को गठित किया गया। यानी कि नेहरू रिपोर्ट में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। और ये मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया गया था कब? 11 मई 1928 को। और इस समिति में अगस्त 1928 में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। अब आगे आता है कि नेहरू रिपोर्ट में भारत के डोमिनियन स्टेट का समर्थन किया गया था और इसमें एक संघीय प्रणाली, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार भी किया गया। अब यहाँ पर एक शब्द आया है डोमिनियन स्टेट्स। तो डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है कि यानी कि जो मुख्य अधिकारी होंगे वो तो होंगे अंग्रेज सरकार के, और उसके नीचे के यानी कि जो कार्यकारिणी के अध्यक्ष रहेंगे, वायसराय कार्यकारिणी कमेटी का जो अध्यक्ष रहेगा वो होंगे भारतीय। ये जो डोमिनियन स्टेट्स हैं यही ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड, ये सभी देश भी उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे। तो इन्होंने भी इन्हें डोमिनियन स्टेट्स भी शुरू में प्रदान किया था। बाद में इनको पूर्णतः स्वतंत्रता मिली थी। शुरू में इन्होंने डोमिनियन स्टेट्स ही बनाया गया था वहाँ पर। अब आगे आता है पूर्ण स्वराज की घोषणा।
तो 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस इसी के उपलक्ष्य में मनाया गया। अब आगे आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो महात्मा गांधी ने इरविन के समक्ष 13 जनवरी 1930 को 11 सूत्रीय प्रस्ताव रखा और गांधी जी की जो द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, महात्मा गांधी ने इरविन के समक्ष जो प्रस्ताव रखा था वो रखा था 13 जनवरी 1930 को, और इसमें कितने सूत्रीय था? ये 11 सूत्रीय प्रस्ताव था। और इन मांगों को जब अस्वीकार कर दिया तब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब आगे आता है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 जो उसके सेवक थे, स्वयं सेवक थे, उनके साथ साबरमती आश्रम से 240 मील की दांडी यात्रा की तथा 6 अप्रैल को यह नमक कानून तोड़ा। यानी कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को, और ये दांडी यात्रा खत्म कब होती है? 6 अप्रैल 1930 को। और इसमें लगभग 240 मील की डिस्टेंस तय करते हैं। शुरू में 78 स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया था। अब आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बम से पेरिस की यात्रा से की है। ठीक है, नेपोलियन के एल्बम से पेरिस की यात्रा के साथ तुलना की गई है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी? नेताजी की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, और गांधी को महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। अब आगे आता है, जो व्यक्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति पानी से नहाता है केवल कपड़ों को बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति पसीने से नहाता है वह तकदीर को बदलता है। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना वीडियो को। और हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स को डिटेल में करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।